सो गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद जो है आप लोग का टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम क्लास जो है आपका रेगुलर करेंगे और टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। ठीक। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक टेस्ट के बारे में। ब्रेक टेस्ट आपका किस टाइप का टेस्ट है, तो उसमें हम देख रहे थे कि टेस्टिंग को हम लोग या टाइप ऑफ टेस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक डायरेक्ट टेस्ट था मेरा, दूसरा इनडायरेक्ट टेस्ट था। ठीक है। डायरेक्ट टेस्ट जो था जिसमें कि हम लोग ब्रेक टेस्ट पढ़े थे, तो ब्रेक टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली जो लोड है, हम फुल लोड जो है हम मोटर के शाफ्ट पे अप्लाई कर रहे थे। मतलब मोटर पे हम वहां पे अप्लाई कर रहे थे और वहां से हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, इफिशिएंसी फाइंड आउट किए थे। तो कोई भी मोटर को अगर हम फुल लोड पे लोड देंगे और वहां से जो हम इफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो इफिशिएंसी कैलकुलेट होगा उसका एक्यूरेसी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम ज्यादा एक्यूरेटली फाइंड आउट कर पाएंगे उस मोटर का इफिशिएंसी। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है? उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो भी हम इनपुट पावर में हम देंगे मोटर को, वो पूरा का पूरा पावर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा पावर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट टेस्ट का मतलब होता है कि पूरा जो जिस लोड पे मुझे टेस्ट करना है, फुल लोड पे अगर मुझे टेस्ट करना है, तो पूरा फुल लोड मुझे मोटर पे अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टेस्ट। ठीक है। सो इस केस में प्रॉब्लम है कि पूरा का पूरा जो पावर है आपका वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा ड्रॉबैक फॉर द ब्रेक टेस्ट आपका ये है कि जो पुली अरेंजमेंट मेरा जो कर रहे थे, ठीक है ना, तो पुली क्या कर रहा था कि मोटर के सैफ्ट को स्टॉप करके रख रहा था। तो उसके लिए कंटिन्यूअसली क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे अप्लाई होगा। ठीक है ना। मतलब जो पुली है एक्चुअली वो आपका क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। पुली क्या हो जाएगा, आपका हीट हो जाएगा। और जब पुली हीट होगा तो पुली डैमेज होने का भी चांसेस है। ठीक है। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली वाटर को सप्लाई करते हैं ताकि उसको ठंडा रख सके। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं फॉर द ब्रेक टेस्ट। लेकिन इस ब्रेक टेस्ट से हम लोग बड़े रेटिंग के मशीन को टेस्ट नहीं कर सकते। बड़े रेटिंग के मशीन को टेस्ट करने का मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर मुझे लॉस करना पड़ेगा। ठीक है। पावर को इजिली हम क्यों लॉस करेंगे, क्यों फालतू का हम पावर को लॉस करेंगे? तो जो स्मॉल रेटिंग का मशीन होता है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ब्रेक टेस्ट का यूज करते हैं और डायरेक्ट टेस्टिंग हम वहां पे अप्लाई करते हैं। लेकिन जो हायर पावर रेटिंग का होता है, ज्यादा रेटिंग का मोटर जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट करते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट बोले या उसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको पढ़ने का है, सेकेंड में आपका इनडायरेक्ट टेस्ट। ठीक है, लेट अस राइट इट हियर, इनडायरेक्ट टेस्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट टेस्ट में आपका जो फर्स्ट टेस्ट पढ़ने का है दैट इज कॉल्ड एज सिनवर्न टेस्ट। तो यहां से आपका एक चीज क्लियर हो गया कि सिनवर्न टेस्ट जो हम लोग करेंगे, तो इसमें हम लोग मोटर का रेटिंग क्या ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं। मतलब लार्ज मोटर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। लार्ज मोटर में बेसिकली हम लोग यहाँ पे कौन सा मोटर टेस्ट करते हैं, लार्ज लार्ज डीसी शंट मोटर। लार्ज डीसी शंट मोटर, लार्ज डीसी शंट मोटर को हम लोग टेस्ट करते हैं सिनवर्न टेस्ट से। ठीक है। तो यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, इफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। फाइंडिंग इफिशिएंसी, है ना, फाइंडिंग इफिशिएंसी। ठीक है। बट यहां से जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, ये रिजल्ट आपका ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिलेगा, ज्यादा एक्यूरेट मेरे को यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो नाउ इस सिनवन टेस्ट में हम लोग करते क्या है कि डीसी शंट मोटर को नो लोड में रखते हैं। डीसी शंट मोटर को क्या करते हैं, नो लोड में अप्लाई करते हैं। ठीक है। नो लोड अप्लाइड। और जब नो लोड अप्लाइड करेंगे एट डीसी शंट मोटर, ठीक है, जब नो लोड अप्लाई करेंगे तो पावर का वेस्टेज भी कम होगा, है ना। पावर का वेस्टेज भी क्या होगा, कम होगा। बट बट मुझे तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करना होगा लोडेड कंडीशन में, है ना। मुझे तो फाइंड आउट करना पड़ेगा एफिशिएंसी किस कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में। तो हम देखेंगे कि इस इंटायर टेस्ट में हम लोग लोडेड कंडीशन में कैसे
इफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम पावर को कैलकुलेट करते हैं कि इनपुट पावर में कितना देंगे, उसके अकॉर्डिंग लॉसेस मेरा कितना होगा, दैट वी विल कैलकुलेट इन दिस टेस्ट ओनली। ठीक है, तो अगर हम नो लोड यहाँ पे अप्लाई करते हैं डीसी शंट मोटर पे, दैट मींस ये, इसको हम बोल सकते हैं इट इज नो लोड टेस्ट, इट इज नो लोड टेस्ट। तो क्या आप बताइए कि अगर मुझे इस टेस्ट को डीसी सीरीज मोटर के लिए करना होगा, इस टेस्ट को अगर डीसी सीरीज मोटर के लिए करना होगा, तो क्या हम कर सकते हैं? यस या नो, टेल मी। नहीं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज डीसी सीरीज मोटर को हम लोग नो लोड पे रन करा नहीं सकते। मतलब करा नहीं सकते मतलब क्या, अगर हम नो लोड वहां पे अप्लाई करते हैं तो मोटर क्या होगा, ह्यूज, मतलब वेरी हाई स्पीड से आपका मोटर क्या होगा, रोटेट करेगा। और जब वेरी हाई स्पीड से मोटर रोटेट करेगा तो ना मोटर का शाफ्ट बचेगा, ना मोटर का बाहर वाला पार्ट बचेगा, सारा पार्ट जो है आपका टूट टूट फूट करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो इस टेस्ट को हम लोग डीसी सीरीज मोटर के लिए अप्लाई नहीं करते। नॉट अप्लाइड फॉर, नॉट अप्लाइड फॉर डीसी सीरीज मोटर, not applied for DC series motor because we cannot run DC series motor at no load condition, at no load condition, because हम यहाँ पे क्या करते हैं, no load, यहाँ पे छूट गया एक्चुअली, at no load condition। क्लियर, अंडरस्टैंड? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? टेल मी। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉसेस। मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉसेस। ठीक है, एक्चुअली एफिशिएंसी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो लॉसेस को तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, लॉसेस को मुझे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो लॉसेस में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नो लोड लॉसेस। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? नो लोड लॉसेस। ठीक, तो इसमें हम किस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं, देखिए इधर, ये है मेरा मोटर। मोटर कैसा होना चाहिए? डीसी शंट मोटर होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये जो मोटर है, मोटर आपका एट नो लोड कंडीशन। ठीक है, नो लोड कंडीशन। ठीक, और यहां से आपका जो करंट जा रहा है इसको हम बोल रहे हैं आई ए जीरो। ठीक है, और यहां से जो करंट पास कर रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं आई एल। ठीक है, और यहां से जो करंट पास कर रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं आई एफ। ठीक,
मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? यस। वेट कीजिए, थोड़ा सा लाइट चला गया। सप्लाइड विथ रेटेड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज हम क्या अप्लाई किए हैं? वोल्टेज हम यहाँ पे रेटेड अप्लाई किए हैं। तो अगर रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मोटर का जो स्पीड होगा, वो मोटर का स्पीड क्या होगा? मोटर रन्स एट रेटेड स्पीड, ठीक है। और जो भी मोटर का आउटपुट पावर है, या मतलब हम यहाँ पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं किए, मतलब मुझे आउटपुट में कोई पावर नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे हम कोई भी आउटपुट में लोड अप्लाई नहीं किए। लोड अप्लाई नहीं करने का मतलब हम उसका कोई भी पावर रिसीव नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी पावर वो इनपुट से ले रहा है, वो पूरा का पूरा इनपुट पावर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है आपका लॉसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये इस लॉसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लॉसेस को हम लोग बोलेंगे नो लोड लॉसेस, ठीक है। तो इस नो लोड लॉसेस में आपका कौन कौन सा लॉसेस आपका आएगा? नो लोड लॉसेस में आपका कौन कौन सा लॉसेस आएगा? पहला तो आपका इस मोटर के अंदर जो आपका कोर लॉस हो रहा है ना। कोर लॉस में क्या कौन सा लॉसेस होता है आपका? एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो इसके अंदर, मोटर के अंदर जो होगा, सबसे पहला जो होगा आपका कोर लॉस होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रॉब्लम इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से। सेकंड में आपका मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस मैकेनिकल लॉसेस मतलब हो गया फ्रिक्शनल लॉसेस या विंडेज लॉसेस। इस तरह का जो लॉसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल लॉसेस। रोटेट कर रहा है ना, तो विंडेज की वजह से भी आपका लॉसेस हो रहा है, फ्रिक्शनल की वजह से भी लॉसेस हो रहा है। ये भी लॉसेस क्या हो रहा है? नो लोड लॉसेस में ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं किए, ठीक। नाउ थर्ड नंबर क्या हो सकता है? थर्ड नंबर क्या हो सकता है? ये जो आपका फील्ड है ना, तो फील्ड में भी तो आपका कुछ यहाँ पे वोल्टेज होगा, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज होगा, करंट आपका पास का है, तो V इंटू आई एफ जो है लॉसेस होगा, ठीक है ना। तो इस लॉसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड कॉपर लॉस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड कॉपर लॉस, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, और कौन सा लॉस होगा? टेल मी। इस नो लोड लॉस में और कौन सा कॉपर लॉस होगा? लॉस। वेरी गुड। यहाँ से जो आर्मेचर से जो करंट पास कर रहा है, जो IA0, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा, तो इस स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ करंट की वजह से जो आर्मेचर में कॉपर लॉस होगा, ये भी आपका नो लोड लॉसेस में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? कॉपर लॉस ड्यू टू a small value of current, a small no load current, a small no load current IA0, ठीक है। अंडरस्टैंड? सो ये लॉसेस जो है, ये लॉसेस आपका कितना के बराबर होगा? ये लॉसेस आपका हो जाएगा IA0 का स्क्वायर। आरे आपका क्या होगा? आर्मेचर लॉसेस, सॉरी आर्मेचर रेसिस्टेंस, आर्मेचर रेसिस्टेंस। अब सपोज फॉर एग्जांपल कि मुझे फाइंड आउट करना होगा कॉपर लॉस ड्यू टू दिस नो लोड करंट IA0, ठीक। मतलब IA0 तो हम मेजर कर लेंगे इस आमीटर से। इस आमीटर से जितना करंट पास करेगा वही आपका IA0 होगा, ठीक। लेकिन RA को हम लोग कैसे निकालेंगे? RA को हम लोग कैसे निकालेंगे?
आर ए आपका आर्मेचर रेसिस्टेंस है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ आर ए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे और जस्ट आर्मेचर के क्रॉस, जस्ट आर्मेचर के क्रॉस फील्ड को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे, जस्ट आर्मेचर के क्रॉस एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 5 वोल्ट 10 वोल्ट इस तरीके का वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस अमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना करंट आपका पास कर रहा है, कितना करंट आपका पास कर रहा है। तो आधे का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू V अपॉन आई, है ना, V अपॉन आई, जो स्मॉल वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसका वैल्यू और डिवाइड बाई जो करंट यहाँ से पास कर रहा है वो करंट, इसका जो रेशियो होगा वो क्या देगा, आर्मेचर रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, मतलब नो लोड पे जितना कॉपर लॉस हो रहा है आर्मेचर में उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला IA0² इनटू RA। क्लियर, अंडरस्टैंड, बताइए। तो इन सभी में जो मेरा कांस्टेंट लॉस होगा, कांस्टेंट लॉस, वो कांस्टेंट लॉस कितना के इक्वल होगा, टेल मी। कांस्टेंट लॉस जो होगा वो कितना के इक्वल होगा, कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस कितना के इक्वल होगा, टेल मी। अच्छा ये बताइए तो, ये जो लॉस है आपका कॉपर लॉस इन द आर्मेचर, ठीक है, इन द आर्मेचर IA0, ठीक है, आर्मेचर, ये कांस्टेंट लॉस में आएगा या नहीं, IA0² इंटू RA, टेल मी। देखिए कांस्टेंट लॉस का मतलब पहले समझिए, कांस्टेंट लॉस का मतलब होता है कि अगर हम मोटर को नो लोड से फुल लोड पे लेकर के जाते हैं, नो लोड से फुल लोड पे लेकर के जाते हैं, इन दैट कंडीशन हमारा जो लॉसेस है वो अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो वैसे लॉसेस को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं। लेकिन वैसा लॉस जिसमें कि हम लोड को अगर चेंज करें तो लॉसेस भी आपका चेंज हो, तो इन दैट कंडीशन हम उसमें क्या बोलते हैं कि वो लॉसेस आपका कांस्टेंट लॉसेस नहीं है, ठीक। सो अगर आप आर्मेचर में जो आपका कॉपर लॉस हो रहा है इसको अगर आप देखेंगे तो लोड को चेंज करने से ये करंट आपका चेंज होगा, और अगर ये करंट आपका चेंज होगा तो इन दैट कंडीशन आपका जो लॉसेस होगा भी चेंज होगा। सो दिस आर्मेचर कॉपर लॉस इज कॉल्ड एज वेरिएबल लॉस, ठीक। एक्सेप्ट देन दैट ऑल अदर लॉसेस आर कांस्टेंट लॉस। जैसे कि आपका ये विंडेज, ये आपका फील्ड वाइंडिंग में जो आपका लॉस हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे करंट भी आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर लोड को चेंज करेंगे तो IA0 आपका चेंज होगा, मतलब आर्मेचर करंट आपका चेंज होगा, दिस करंट विल नॉट चेंज। So this is also considered as constant loss, ठीक। नाउ मैकेनिकल लॉसेस, मोटर तो आपका रोटेट कर रहा है, लोड के साथ में रोटेट करे या विदाउट लोड रोटेट करे, तो उस केस में तो विंडेज और फ्रिक्शन दोनों ही लगेगा ही, ठीक है। सो मैकेनिकल लॉसेस इज आल्सो कंसिडर्ड एज कांस्टेंट लॉस। नेक्स्ट, कोर लॉस। तो कोर लॉस जो होता है आपका वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो आपका एडी करंट लॉसेस या हिस्टैरिसीस लॉसेस जो आपका हो रहा है वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा। सो एक्सेप्ट दिस लॉसेस ऑल अदर लॉसेस आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट लॉस। क्लियर। सो अगर मुझे कांस्टेंट लॉस को फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर से जो भी पावर हम इनपुट में दे रहे हैं, ये जो भी पावर हम यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा पावर जो है वेस्ट हो रहा है, मतलब लॉस में आपका जा रहा है, ठीक है। उस लॉस वाले पावर में, सर हाँ कोई ज्वाइन नहीं हो पा रही है। कुछ ज्वाइन नहीं हो पा रहे, अच्छा वेस्ट, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ ग्रुप में।
चलिए उनको बोलिए लिंक से ज्वाइन कर लेने के लिए। तो हम बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पे जो भी हम इनपुट पावर में दे रहे हैं, इनपुट में जो हम पावर दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा पावर क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इस टोटल वेस्ट ऑफ पावर में अगर हम इस पावर को हटा दे, माइनस कर दे, ठीक है ना, आर्मेचर से जो लॉसेस हो रहा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से, आर्मेचर करंट से जो आपका लॉसेस हो रहा है, उसको अगर हटा दे तो ऑल अदर लॉसेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लॉसेस हो जाएगा। तो कांस्टेंट लॉस को फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल इनपुट पावर। टोटल इनपुट पावर क्या होगा, V इंटू आई एल, V इंटू आई एल माइनस V इंटू आई एल माइनस दिस लॉसेस आई ए जीरो का स्क्वायर इंटू आर ए, ठीक है। सो दिस लॉसेस इज कंसिडर एज, दिस लॉसेस इज कंसिडर एज कांस्टेंट लॉस। क्लियर, अंडरस्टैंड, समझ में आया? टेल मी। सर आयरन लॉस भी हो सकता है। आयरन लॉस मतलब कोर लॉस। आयरन लॉस मतलब क्या होता है, कोर लॉस ही होता है, ठीक है ना। ओके। कोर लॉस क्या होता है, कांस्टेंट लॉस होता है, ठीक है। और कॉपर लॉस मतलब ये आर्मेचर से जो करंट पास करेगा उसमें जो कॉपर लॉस होगा ड्यू टू द कॉपर, ठीक। कॉपर का क्या होता है, कुछ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। एनी डाउट? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम मोटर को नो लोड पे अप्लाई कर रहे हैं, नो लोड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। नो लोड अप्लाई कर रहे हैं मतलब मेरे को आउटपुट में कोई भी पावर नहीं मिल रहा, मेरे को आउटपुट में कोई भी पावर नहीं ले रहा है। इसका मतलब जो भी हम इनपुट में पावर सप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पावर सप्लाई क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। या हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा का पूरा पावर लॉस हो रहा है ना। पूरा का पूरा पावर, इनपुट पावर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस लॉसेस में, नो लोड लॉसेस में कौन कौन सा लॉसेस यहाँ पे हो सकता है। पहला कोर लॉस होगा आर्मेचर में, ठीक है। देन मैकेनिकल लॉसेस होगा, फ्रिक्शनल लॉसेस, विंडेज लॉसेस, ये आपका लॉसेस होगा। फील्ड कॉपर लॉस होगा, यहाँ पे जो आपका फील्ड है, यहाँ से भी जो करंट पास कर रहा है, इसकी वजह से लॉसेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फील्ड कॉपर लॉस। एंड इस आर्मेचर से जो करंट पास कर रहा है आई ए जीरो, इस आर्मेचर की वजह से, आर्मेचर करंट की वजह से आर्मेचर में क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। ये चार तरह का लॉसेस आपका हो रहा है इन केस ऑफ नो लोड लॉसेस, ठीक। अब मुझे फाइंड आउट करना है कांस्टेंट लॉस। तो कांस्टेंट लॉस क्या क्या होता है, जो लोड के चेंज होने से आपका लॉसेस चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। तो अगर हम लोड को चेंज करते हैं तो उस केस में कौन सा करंट आपका चेंज होगा, ये वाला करंट आपका चेंज होगा। तो ये करंट आपका चेंज होगा, जिसकी वजह से आर्मेचर में कॉपर लॉस आपका चेंज होगा। दैट मींस आर्मेचर का जो कॉपर लॉस है आई ए जीरो स्क्वायर इंटू आर ए, this is not a constant loss, this is not a constant loss. So you have to subtract from the total losses. The total losses क्या होगा, जो इनपुट पावर सप्लाई देंगे वही आपका टोटल लॉसेस होगा। इनपुट पावर सप्लाई क्या होगा, V इंटू आई एल, ठीक है। और माइनस जब कर देंगे आई ए जीरो स्क्वायर इंटू आर ए, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट लॉस मिल जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड? टेल मी, समझ में आया? Yes, sir. Good. Now, second case. सेकेंड केस आपका है एस्टिमेशन ऑफ, ये आपका केस 1 था, ठीक है। केस 2, एस्टिमेशन ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ दिस मोटर, ठीक है। तो एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल लॉसेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा एट फुल लोड कंडीशन। बिकॉज एफिशिएंसी जब फाइंड आउट करेंगे तो कब करेंगे, फुल लोड कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम पता चलेगा ना कि लोड जब हम यहाँ पे रेटेड अप्लाई करेंगे, फुल लोड अप्लाई करेंगे, तो इस केस में एफिशिएंसी मोटर का कितना होगा। नो लोड पे एफिशिएंसी क्यों फाइंड आउट, नो लोड पे एफिशिएंसी जीरो होगा, क्योंकि कोई आउटपुट पावर मिल ही नहीं रहा है ना। सो इन केस ऑफ नो लोड कंडीशन द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इक्वल टू जीरो, ठीक। सो वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द एफिशिएंसी
ऑफ दिस मोटर एट फुल लोड कंडीशन। तो अगर आपको फुल लोड कंडीशन पे एफिशिएंसी फाइंड आउट करना होगा, सो यू हैव टू फाइंड कॉपर लॉस एट फुल लोड कंडीशन। कॉपर लॉस भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फुल लोड कंडीशन में फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? सो केस नंबर 2 आपका वही है। केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम फुल लोड कॉपर लॉस को फाइंड आउट कर ले, तो इस लॉसेस को और इसके पहले जो कांस्टेंट लॉसेस है दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा आपका टोटल लॉसेस ऑफ दिस मोटर इन केस ऑफ full load condition, in case of full load condition. Now tell me how we can find out, how we can find out full load copper loss, how we can find out, how we can find out full load copper loss, tell me, कोई idea? कोई idea? Tell me yes or no? हाँ, फुल लोड। और यहाँ पे कौन सा लोड है, यहाँ पे कौन सा लोड है, नो लोड। कैन वी फाइंड आउट, कैन वी फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ करेंट, दिस वैल्यू ऑफ करेंट और दिस वैल्यू ऑफ करेंट? क्या इन सब करंट का हेल्प लेकर के फाइंड आउट कर पाएंगे? कभी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, बिकॉज ये सब जो करंट है वो किस कंडीशन में है, आपका नो लोड कंडीशन में। ठीक है? सो अगर मुझे मुझे इस केस में फुल लोड कॉपर लॉस फाइंड आउट करना होगा, तो इस डायग्राम से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेस्ट में हम लोग मोटर को नो लोड पे रन कराते हैं, फुल लोड पे रन नहीं कराते। और जब नो लोड पे रन कराएंगे तो फुल लोड का करंट कहां से मिलेगा, मेरे को तो इस एक्सपेरिमेंट से तो नहीं मिलने वाला है ना, इस एक्सपेरिमेंट से मुझे नहीं मिलने वाला। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेते हैं टेकिंग हेल्प फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डाटा, मैन्युफैक्चरर डाटा। मैन्युफैक्चरर डाटा कहने का मतलब हुआ जो उस मशीन को मैन्युफैक्चर किया है, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद उस मशीन का कुछ रेटिंग डिसाइड करके वो नेम प्लेट में जो होता है मेंशन करता है। ठीक है? नेम प्लेट में वोल्टेज मेंशन किया हो जाता है कि कितना, और पावर मेंशन किया होता है कि कितना पावर हो सकता है। ठीक है? सो और फील्ड का भी हो सकता है कि फील्ड में कितना करंट आपका पास कर सकता है, ऐसा कुछ कुछ आपका मेंशन किया हुआ रहता है हमारे हमारे नेम प्लेट रेटिंग में। ठीक है? सो उस नेम प्लेट रेटिंग का हेल्प लेंगे और हम वहां से फाइंड आउट करेंगे कि इस आर्मेचर में रेटेड कंडीशन में कितना करंट आपका पास करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग वी फाइंड फुल लोड current, we find full load current in the armature, in the armature with the help of rating or with the help of nameplate data, with the help of nameplate data. ठीक है? नेम प्लेट डाटा का हेल्प लेकर के हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आर्मेचर में कितना करंट पास करेगा एट एट फुल लोड कंडीशन। ठीक है? तो मान लेते हैं लेट द फुल लोड करंट, let the full load current in the armature equal to IA। ठीक है? मान लेते हैं कि हम कैलकुलेट किए वहां से आर्मेचर करंट कितना वैल्यू IA, तो बताइए तो therefore फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, टेल मी, फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, IA स्क्वायर इनटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम मेजर किए हैं RA, है ना? So you will get full load copper loss is equal to I square I into RA, I square into RA. Clear? Understand? समझ में आया?
यस सर। नाउ हम लोग इसके पहले केस 1 में फाइंड आउट किए थे इस मोटर का कांस्टेंट लॉस, ठीक है। और उस कांस्टेंट लॉस में हम मतलब पहले फाइंड आउट किए थे नो लोड लॉस, देन हम फाइंड आउट किए थे कांस्टेंट लॉस। और कांस्टेंट लॉस में हम IA 0 स्क्वायर इंटू RA माइनस किए थे, है ना। IA 0 स्क्वायर इंटू RA माइनस किए थे। क्यों? क्योंकि IA 0 स्क्वायर इंटू RA आपका कॉपर लॉस इन द आर्मेचर है और ये लॉसेस आपका वेरिएबल लॉस होता है, ठीक। सो वहां पे हम माइनस किए, बट इन द सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे क्या किए, फाइंड आउट करके इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल लॉसेस अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, टोटल लॉसेस, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस, ठीक है, वेरिएबल लॉस। और इस कांस्टेंट लॉस में क्या आएगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था, V इंटू IL। IL कौन सा करंट होगा, IL आपका नो लोड का करंट होगा, है ना। IL आपका कौन सा करंट होगा, नो लोड का करंट, मतलब दिस IA 0 प्लस IF, दिस IA 0 प्लस IF। सो इनपुट पावर माइनस IA 0 का स्क्वायर इंटू RA, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट लॉस, ठीक है। अब वेरिएबल लॉस में क्या आएगा आपका, IA स्क्वायर इंटू RA, IA स्क्वायर I इंटू RA, ठीक है। लेट दिस लॉसेस इज कॉल्ड एज PL, क्लियर, अंडरस्टैंड, बताइए, समझ में आया। Yes sir. Now ultimately we have to find out the efficiency, ठीक है। सो अब इफिशियंसी को फाइंड आउट करना आसान है, ठीक है। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो इफिशियंसी इक्वल टू P आउटपुट और अपॉन P इनपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर को हम लोग लिख सकते हैं P इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय P इनपुट। क्या? क्योंकि इन केस ऑफ मोटर इनपुट पावर वी कैन फाइंड आउट इजिली, है ना। इन केस ऑफ मोटर इनपुट पावर वी कैन फाइंड आउट इजिली बिकॉज इनपुट पावर इज द इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। बट आउटपुट पावर slightly difficult to find out output power because output power is the mechanical power। मैकेनिकल पावर करने का मतलब फिजिकल टॉर्क इनटू ओमेगा, टॉर्क को कैलकुलेट कीजिए, फिर ओमेगा को कैलकुलेट कीजिए, तो उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने में, फाइंड आउट करने में कोई मेहनत नहीं है। वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं चेक कर लीजिए, करंट कितना पास कर रहे हैं चेक कर लीजिए, ठीक है। सो इनपुट पावर के लिए मुझे चाहिए होगा रेटेड वोल्टेज इनटू रेटेड करंट, है ना। तो रेटेड करंट कैसे मिलेगा, तो रेटेड करंट हम यहाँ पे रेटेड आर्मेचर करंट हम फाइंड आउट किए हैं डाटा का हेल्प लेकर के IA, ठीक है ना। सो एट लोडेड कंडीशन यहाँ पे जो करंट पास करेगा वो क्या होगा, IA। और ये IF आपका फिक्स रहेगा, तो IA प्लस IF को अगर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे IL मिलेगा, दैट इज इक्वल टू IA प्लस IF एक्चुअली, है ना, IA प्लस IF। So let us consider this IL is the full load current when this motor is loaded fully, ठीक है। So इनपुट पावर को हम लोग लिख सकते हैं, इनपुट पावर को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू IL माइनस लॉसेस आपका ये वाला हो जाएगा PL। So just write here PL upon V into IL। This is the efficiency of the motor। क्लियर, समझने में कोई दिक्कत, बताइए। सर एक बार फिर से, लॉसेस PL लॉसेस PL कैसे आएगा, PL ये वाला लिखे ना, इसको जस्ट नेम कर दिए हम लोग PL, कुछ नहीं। टोटल लॉसेस आपका PL है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको PL से लॉसेस। चलिए यहाँ पे टोटल लॉसेस लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। टोटल लॉसेस क्या है आपका PL मतलब ये चीज आपको लेकर आना है, फाइंड आउट करना है। यस सर बोलिए। और इनपुट पावर में मतलब इनपुट पावर में हम यहाँ पे रेटेड वोल्टेज इनटू रेटेड करंट होगा,
ठीक है ना। और ये रेटेड करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेटेड आर्मेचर करंट प्लस IA प्लस IF, सो दैट विल गिव यू IL। और ये IA कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये IA हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेम प्लेट डाटा, विद द हेल्प ऑफ नेम प्लेट डाटा। प्रॉब्लम हम जब करवाएंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे, ठीक है। सो आपको बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो इनपुट पावर जो मेरा नो लोड पे जा रहा था, उसमें उस पावर में से आपको ये आर्मेचर में जो कॉपर लॉस हो रहा है ड्यू टू IA0, इस कॉपर लॉस को माइनस करना है टू फाइंड कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, मानते कि आपके इस प्रॉब्लम में सिर्फ फाइंड आउट करने बोल देगा कि बताइए इसमें कांस्टेंट लॉसेस कितना होगा, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट this losses IA0 square into RA. Clear? So this is all about Shinburn test. अब बताइए कि इसका अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज का अगर हम बात करें, तो एडवांटेज के तौर पे हम बोल सकते हैं कि इसमें जो पावर लॉस हो रहा है, पावर लॉस बहुत ही कम हो रहा है। कैसे? क्योंकि हम इस मोटर को नो लोड पे रन करा रहे हैं। नो लोड पे पावर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। पावर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक, लेकिन इसमें डिमेरिट्स ये है या ड्रॉबैक्स आपका ये है कि ये जो हम डाटा का यूज कर रहे हैं, IA नेम प्लेट डाटा का जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ से मे भी आपका जो वैल्यू है एग्जैक्ट एक्यूरेट आपका नहीं मिले। ठीक है ना। सो यहाँ से जो मुझे एफिशिएंसी मिलेगा, एफिशिएंसी जो है थोड़ा सा इसका एक्यूरेसी कम होगा। इसका एक्यूरेसी क्या होगा, कम होगा। बट एडवांटेज ये है कि इसमें नो लोड में हम मोटर को रन करा रहे हैं, सो यहाँ पे पावर लॉस भी आपका क्या होगा, कम होगा। और जब पावर लॉस कम होगा तो हम लोग चाहेंगे तो बड़े लार्ज मोटर को टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट को यूज कर सकते हैं। लार्ज मोटर की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग शिनबर्न टेस्ट को यूज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस या नो? यहाँ से प्रॉब्लम जो होता है आपके गेट एग्जाम में भी पूछ देता है, ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। बहुत बार हम ऐसा देखे हैं, प्रॉब्लम खुद हम देखे हैं, गेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देना यहाँ से। नाउ कम टू द सेकेंड टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट। ये भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट टेस्ट है ना। ये भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट टेस्ट है। तो इसमें एक डायग्राम है, पहले हम इस डायग्राम को बनाते हैं, देन आई विल डिस्कस हियर। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 5 minutes. So this is the diagram of हॉपकिंसन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि मोटर और जनरेटर का एक सेट लेते हैं ऑफ द सेम रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे मोटर और जनरेटर क्या है, दोनों रेटिंग आपका क्या है, सेम है। ठीक है, सेम रेटेड मोटर and generator are taken. ठीक है, दोनों मतलब इस मोटर का और जनरेटर का दोनों का रेटिंग आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम दो
हम मोटर और जनरेटर का सेट यूज करते हैं, पेयर यूज करते हैं और सेम रेटिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका हॉपकिंसन टेस्ट होगा, हॉपकिंसन टेस्ट होगा। या ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे टेस्ट में हम लोग, कौन से टेस्ट में हम लोग मोटर जनरेटर को यूज करते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। तो कौन सा टेस्ट होगा, आपका हॉपकिंसन टेस्ट होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 3-पॉइंट स्टार्टर के थ्रू, इस 3-पॉइंट स्टार्टर के थ्रू सबसे पहले हम मोटर को सप्लाई देते हैं। मोटर को हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट किया गया, जहां पे भी मीटर लगाया गया है डेट मींस हम उस करंट को मेजर कर रहे हैं। जहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है वहां पे हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। एक वोल्ट मीटर आपका यहाँ पे छूट गया। ठीक है, इनपुट वोल्टेज को भी तो मेजर करना पड़ेगा ना, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, जहाँ पे अमीटर को लगाए हैं डेट मींस हम करंट को मेजर कर रहे हैं, जहाँ पे वोल्ट मीटर को लगाए हैं डेट मींस हम वहाँ पे वोल्ट मीटर को, वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस मोटर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, थ्रू 3-पॉइंट स्टार्टर, 3-पॉइंट स्टार्टर। तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा कि यहाँ से करंट पास करेगा और यहाँ से करंट पास करेगा। सो दिस मोटर will now starts to rotate and since this motor is coupled with this generator, है ना, ये मोटर का जो सैफ्ट है और ये जनरेटर का जो सैफ्ट है दोनों एक दूसरे से क्या है, कपल्ड है। ठीक, तो इसका जो मैकेनिकल पावर जो आउटपुट है, ये मैकेनिकल पावर आउटपुट किसके पास जाएगा, जनरेटर के पास जाएगा। तो जनरेटर क्या होगा, जनरेटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जनरेटर में हम लोग क्या करें, मैकेनिकल पावर को इनपुट दे रहे हैं। तो मैकेनिकल पावर को इनपुट देंगे और अगर हम फील्ड में सप्लाई देंगे थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट, थ्रू दिस डायरेक्टली एक्सटर्नल सर्किट, तो फील्ड में अगर हम सप्लाई देंगे तो इसके कंडक्टर में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। डेट मींस के टर्मिनल के क्रॉस मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि ये मोटर आपका रोटेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जनरेटर, आपका जनरेटर में मैकेनिकल पावर इनपुट हो रहा है, तो जनरेटर के क्रॉस मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है इफ यू सप्लाई दिस करंट IFG। ठीक, नाउ हम लोग क्या करते हैं कि इस IFG को एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, मतलब फील्ड करंट को हम एडजस्ट करते हैं जनरेटर के फील्ड करंट को इस तरीके से, सच दैट यहाँ पर का वोल्टेज और यहाँ पर का वोल्टेज क्या हो, सेम हो, है ना। यहाँ पर का वोल्टेज और यहाँ पर का वोल्टेज क्या हो जाए, आपका सेम हो जाए। ठीक, और इसी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर इस वोल्ट मीटर का रीडिंग, अगर इस वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 वोल्ट अगर आएगा, दैट मीन्स इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, आपका सेम होगा, है ना। तभी ना वोल्ट मीटर रीडिंग क्या देगा, जब यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा तो 0 रीडिंग देगा। तो इस फील्ड करंट को चेंज करेंगे और हम चेक करेंगे कि वोल्ट मीटर का रीडिंग कब मुझे 0 मिलता है, कब मुझे 0 मिलता है। जैसे ही वोल्ट मीटर का रीडिंग मुझे 0 मिलेगा, दैट मीन्स इसके क्रॉस जो वोल्टेज है आपका, वही वोल्टेज आपको इसके क्रॉस भी मिलेगा, है ना, वही वोल्टेज आपको इसके क्रॉस भी मिलेगा। ठीक है, सो एट द सेम वोल्टेज, एट द सेम वोल्टेज जब दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम हो जाएगा, देन इन दिस कंडीशन इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इस स्विच को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर। नाउ क्या होगा, इसके बाद स्विच को जब हम क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो जो जनरेटर का आउटपुट पावर है ये आपका मोटर में जाएगा। जनरेटर का जो आउटपुट पावर है वो किस में जाएगा, मोटर में जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये मोटर जो है अपना आउटपुट पावर जनरेटर को सेंड कर रहा है और ये जो जनरेटर है, जनरेटर अपना आउटपुट पावर मोटर को सेंड कर रहा है। क्लियर, यस या नो, बताइए। टेल मी। यस सर। सो तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही अच्छा डिजाइन हो गया, फिर हम पावर को हटा देंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको सप्लाई देना पड़ेगा बेचारे को, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद तो ये मोटर और जनरेटर आपस में रोटेट करता रहेगा। मोटर जो और जनरेटर आपका आपस में रोटेट करता रहेगा। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर इस मोटर का आउटपुट पावर को हम सेंड करें जनरेटर के पास और जनरेटर के आउटपुट पावर को हम सेंड करें मोटर के पास, तो कुछ पावर जो मोटर को, मतलब मोटर को जितना टोटल पावर चाहिए था या जितना पावर उसको चाहिए,
तो उस टोटल पावर में से तो बहुत सारा पावर तो जनरेटर ही सप्लाई कर दे रहा है ना। जनरेटर ही आपका बहुत सारा पावर मोटर को सप्लाई कर दे रहा है। दैट मीन्स दिस मोटर विल नॉट टेक दैट पावर फ्रॉम द सप्लाई, फ्रॉम द सप्लाई। जो पावर ये जनरेटर मोटर को सेंड करेगा उतना पावर जो है वो मोटर आपका सप्लाई से नहीं लेगा, है ना। तो वो कौन सा पावर होगा जो पावर जो पावर सप्लाई से नहीं लेगा, और कौन सा पावर होगा जो सप्लाई से लेगा। तो देखिए इस मोटर और जनरेटर दोनों में ही आपका कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहा होगा। जब मोटर रोटेट करेगा तो इसमें भी कुछ लॉसेस हो रहा होगा, इसमें भी कुछ लॉसेस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो लॉसेस होगा, ये लॉसेस ना इसको प्रोवाइड करा पाएगा, और इसका जो लॉसेस होगा ना इसको प्रोवाइड करा पाएगा, है ना। तो अपना अपना जो लॉसेस है बेचारा, ना अपना लॉसेस उसको दे सकता है या उसको यूज में आ सकता है, ना इसका लॉसेस इसको यूज में आ सकता है। तो इस लॉसेस को प्रोवाइड कौन करेगा जिससे कि आपका मोटर जो है कंटिन्यूअसली रन करता रहे। तो उस मोटर के लॉसेस को, जनरेटर के लॉसेस को कौन सा अप्लाई कर कौन सा पावर सप्लाई करेगा, ये आपका इनपुट पावर, ठीक है। दैट मीन्स इनपुट से ये मोटर और जनरेटर सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को ही यहाँ पे लेगा, ठीक है। मतलब सप्लाई जो है सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को ही क्या करेगा, सप्लाई करेगा मोटर और जनरेटर को। बाकी जो पावर है ऑटोमेटिकली अपने में आपका क्या होगा, एडजस्ट कर लेगा। क्लियर? यस सर। तो इसमें आपका एक एडवांटेज हो गया ना, इसमें आपका एडवांटेज हो गया कि मोटर का जो आउटपुट पावर उसको हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आउटपुट पावर को हम जनरेटर को सप्लाई कर रहे हैं और जनरेटर जो है पावर को फिर से मोटर को सप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स वेस्टेज ऑफ पावर यहाँ पे कम है, ठीक है ना। अब वेस्टेज ऑफ पावर अगर कम होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर का जो सप्लाई पावर होगा वो भी कम होगा, आपका पावर भी आपका क्या होगा, कम होगा। सो फॉर दिस रीजन, इस रीजन से हम लोग बोलते हैं कि ये जो टेस्ट है आपका, this is not the direct test, this is the indirect test or indirect loading test. Clear? Now तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि वोल्टमीटर को लगाया भी गया है किस कारण से, चेक करने के लिए कि कब यहाँ पे वोल्टेज आपका इक्वल हो रहा है। जब वोल्टेज आपका इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ये अरेंजमेंट जो है और ये जो कंडीशन है वो अप्लाई होगा, उसके पहले अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस केस में जो पूरा पूरा जो सप्लाई है मोटर के साथ में कनेक्टेड है, जनरेटर इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पे आपका पावर जो है ट्रांसफर होगा जब ये स्विच आपका ओपन होगा। लेकिन जब स्विच को क्लोज करेंगे तब उस केस में यहाँ से जो यहाँ पे पावर सप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पावर सप्लाई होगा, बाकी पावर जो होगा आपस में क्या होगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे करे पावर देखें, अगर यहाँ पे पावर देखें तो इस केस में पावर जो है इनपुट से डायरेक्टली ले रहा है, ठीक है। यहाँ भी जो पावर है देखे तो ये भी आपका इनपुट से डायरेक्टली ले रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो पावर लॉसेस होगा फील्ड के पास, वो लॉसेस जो होगा कहाँ से लेगा, वो इनपुट से लेगा। लेकिन इसके मोटर के अंदर जो लॉसेस होगा वो लॉसेस कहाँ से लेगा, ये इनपुट से लेगा, और इसका आउटपुट पावर ये यूटिलाइज करेगा, इसका आउटपुट पावर ये यूटिलाइज करेगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? बताइए। यस या नो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग किया गया, IFM, IAM, IAG, IFG, तो यहाँ से आप मतलब आप भी बता सकते कि IFM आपका क्या है कि फील्ड करेंट थ्रू द मोटर, मतलब मोटर फील्ड करेंट। फिर IAM आपका मोटर आर्मेचर करंट, IAG आपका
जनरेटर आर्मेचर करंट, IFG आपका जनरेटर फील्ड करंट, ठीक है। IL आपका क्या होगा, IL आपका लाइन करंट होगा, एंड दिस IL will supply the losses in these two machine, ठीक है ना। IL जो होगा वो क्या होगा, सप्लाई करंट होगा, लाइन करंट होगा, फील्ड करंट को छोड़ करके, फील्ड करंट को आपको छोड़ करके। तो द पावर सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स जो होगा इज इक्वल टू, एक्सटर्नल सोर्स जो होगा वो इक्वल टू आपका क्या होगा, V इंटू IL। देखिए इस मोटर और जनरेटर के सेट में, जो एक्सटर्नल पावर जो सप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल पावर क्या हो रहा है, यहाँ पर का वोल्टेज, यहाँ पर का वोल्टेज क्या है, V के बराबर है, और यहाँ से जो करंट पास कर रहा है IL, V इंटू IL, ठीक है। सो मेरे मोटर और जनरेटर को एक्सटर्नल पावर जो है उस सिर्फ और सिर्फ कौन सा पावर है, V इंटू IL है, ठीक। और ये V इंटू IL को अगर हम देखें तो ये आपका मोटर और जनरेटर का लॉसेस है, एक्सक्लूडिंग फील्ड कॉपर लॉस, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस V इंटू IL जो है टोटल लॉसेस ऑफ द टू मशीन, excluding फील्ड कॉपर लॉस। क्लियर। देखिए जैसे जैसे हम स्टेप चलेंगे वैसे वैसे ही आपको भी चलना है, क्योंकि प्रॉब्लम जब आएगा तो आपको वही स्टेप आपको फॉलो भी करना है, ठीक है। सो अगर हम इन केस ऑफ जनरेटर का अगर हम बात करें, फॉर द जनरेटर तो जनरेटर के केस में आपका कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस इन द जनरेटर क्या होगा बताइए। तो कॉपर लॉस इन द जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, IAG का स्क्वायर इंटू RA, और फॉर द मोटर अगर हम बात करेंगे, फॉर द मोटर तो मोटर के केस में भी क्या होगा, कॉपर लॉस आपका क्या होगा इन द मोटर आपका क्या होगा, IAM स्क्वायर इंटू RA, ठीक है। और इस दोनों लॉसेस को एक्चुअली में कौन सप्लाई कर रहा होगा, ये सप्लाई जो है सप्लाई कर रहा होगा, है ना, टोटल सप्लाई कर रहा होगा। तो आप एक चीज बताइए कि ये जो IL है, ये IL जो है इस मोटर को सप्लाई कर रहा है, लॉसेस को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और इस लॉसेस में आपका कांस्टेंट लॉस भी होगा और साथ में आर्मेचर कॉपर लॉस भी होगा। तो आर्मेचर कॉपर लॉस आपका क्या हो गया, IAG स्क्वायर इंटू RA, IAM स्क्वायर इंटू RA, ठीक है। तो कॉपर लॉस को हम अलग कर लिए। अब इसके बाद जो लॉसेस बनेगा या बचेगा, तो लॉसेस कौन सा लॉसेस होगा, कांस्टेंट लॉस होगा, ऐसे नो, टेल मी। अगर आप कॉपर लॉस को माइनस कर दिए, ठीक है, तो उस केस में जो लॉसेस होगा तो लॉसेस क्या होगा बताइए, टेल मी। देखिए कांस्टेंट लॉस। वेरी गुड। ये है आपका IL और ये है आपका V। एक्सक्लूडिंग सर्किट मतलब एक्सटर्नल सर्किट से या एक्सटर्नल सोर्स से जो टोटल पावर इनपुट हो रहा है मोटर और जनरेटर में, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर का वोल्टेज इंटू करंट V इंटू IL, ठीक। और ये V इंटू IL जो होगा, ये इस मोटर और जनरेटर का क्या होगा, लॉस होगा, मोटर और जनरेटर का क्या होगा, लॉसेस होगा, ठीक। अब इस लॉसेस में कौन सा लॉसेस होगा, पहला लॉसेस होगा आपका ये वाला, ये आपका लॉसेस होगा आर्मेचर कॉपर लॉसेस, ठीक है। और दूसरा लॉसेस होगा कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है, कांस्टेंट लॉसेस।
ठीक, तो अगर आप IAM स्क्वायर इंटू आर ए, IAG स्क्वायर इंटू आर ए अगर दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो दोनों मशीन का मुझे कांस्टेंट लॉस मिल जाएगा। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे द कांस्टेंट लॉस ऑफ द मशीन इक्वल टू, ठीक है, टोटल लॉस, अगर ईच मशीन अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टोटल लॉस माइनस टोटल कॉपर लॉस। ठीक, तो इससे मुझे मिल जाएगा टोटल दोनों मशीन का कांस्टेंट लॉस मिल जाएगा। ठीक, सिंस दोनों मशीन का रेटिंग सेम है तो आधा लॉस इसमें आधा लॉस इसमें, दोनों को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो ईच मशीन का अगर फाइंड आउट करना होगा तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्या ऐसे नो। अगर हम इस टोटल लॉस में, ये आपका टोटल लॉस था, इस टोटल लॉस में अगर आप आर्मेचर का लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस को अगर माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा दोनों मशीन का कांस्टेंट लॉस, और अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ईच मशीन का कांस्टेंट लॉस मिल जाएगा। ठीक है, सो टोटल लॉस आपका क्या है 1/2 इंटू टोटल लॉस आपका क्या है V इंटू IL माइनस टोटल कॉपर लॉस आपका क्या है IAG स्क्वायर इंटू RA प्लस IAM स्क्वायर इंटू RA। ठीक, सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू V इंटू IL माइनस IAG का स्क्वायर प्लस IAM का स्क्वायर इंटू RA। क्लियर, एस या नो? यस सर। बताइए। तो ये ईच मशीन का मुझे क्या मिल गया, कांस्टेंट लॉस मिल गया। ठीक, और ईच मशीन का मुझे, इस मशीन का मुझे पता होगा कॉपर लॉस, इस मशीन का मुझे पता होगा कॉपर लॉस। ठीक है, जब IM स्क्वायर इंटू RA इसके साथ में ऐड कर देंगे तो इस मशीन का मुझे टोटल लॉस मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग दिस फील्ड कॉपर लॉस, क्योंकि फील्ड कॉपर लॉस को अभी तक हम कंसीडर और ऐड नहीं किए। ठीक, तो इफिशिएंसी फाइंड आउट करना होगा तो मुझे इसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका कांस्टेंट लॉस मिला इच मशीन का 1/2 इंटू V इंटू IL माइनस IAG का स्क्वायर इंटू RA, सॉरी, प्लस IAM का स्क्वायर इंटू RA। ठीक है, ये मुझे मिला कांस्टेंट लॉस। ठीक है ना, और इसको हम लोग बोल रहे हैं PL0, इसको हम बोल देते हैं क्या, PL0। कोई दिक्कत, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, PL0। ठीक, नाउ अब हम लोग आते हैं बारी बारी से मोटर और जनरेटर पे। एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फॉर द मोटर लेते हैं हम लोग। तो मोटर के केस में टोटल लॉसेस कितना होगा बताइए, टोटल लॉसेस कितना होगा, बारी बारी से। पहला आपका कांस्टेंट लॉस एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग फील्ड कॉपर लॉस। ठीक है, क्योंकि इस कांस्टेंट लॉस में फील्ड कॉपर लॉस आपका नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं फील्ड कॉपर लॉस। क्या नेक्स्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, मोटर का ले रहे हैं तो आर्मेचर कॉपर लॉस।
ठीक है, इस तीनों लॉस को अगर हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल लॉसेस मिल जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट लॉस आपका कितना के इक्वल है, PL0 के इक्वल है, PL0। ठीक है, प्लस फील्ड कॉपर लॉस क्या होगा, देखिए मोटर के लिए फील्ड कॉपर लॉस क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं V और करंट आपका क्या पास कर रहा है, IFM। सो हम लोग लिख सकते हैं V इंटू IFM। क्लियर, प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस यहाँ पे क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा था, IAM का स्क्वायर इंटू R। सो दिस इज द टोटल लॉस इन केस ऑफ मोटर, इन केस ऑफ मोटर। क्लियर, अंडरस्टैंड, बताइए। बताइए, ऐसे या नो? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट हम लोग टोटल लॉसेस निकाल लिए। अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करना होगा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट पावर ऑफ द मोटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इनपुट पावर ऑफ द मोटर, बताइए तो इनपुट पावर ऑफ द मोटर क्या होगा। इनपुट पावर करने का मतलब आर्मेचर में जो पावर दे रहे हैं और फील्ड में जो पावर दे रहे हैं, दोनों पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो फील्ड में पावर जो देंगे वो आपका क्या होगा, V इंटू IFM। ठीक है, सो V इंटू IFM प्लस मोटर में जो आपका इनपुट पावर आ रहा है तो उसके लिए हम वोल्टेज, यहाँ पे आपका वोल्टेज भी है ना, इसके क्रॉस वोल्टेज आपका भी है, और इंटू करंट कितना जा रहा है, IAM। सो हम लिख सकते हैं V इंटू IAM। सो यू विल गेट V इंटू IFM प्लस IAM। क्लियर, दिस इज द टोटल इनपुट पावर for the motor. Now efficiency, tell me efficiency, P output by P input. In case of motor, which is easy to find, input or output? किसको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, इनपुट को या आउटपुट को? इनपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, है ना, क्योंकि इनपुट आपका इलेक्ट्रिकल पावर है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, P आउटपुट इज इक्वल टू P इनपुट माइनस लॉसेस, टोटल लॉस डिवाइडेड बाई P इनपुट। ठीक है, P इनपुट मुझे क्या मिला, ये वाला P इनपुट मिला है, ये एक्चुअली क्या है, P इनपुट है। ठीक, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ना, P इनपुट इज इक्वल टू दिस, टोटल लॉसेस इज इक्वल टू दिस, टोटल लॉसेस हम बोलते थे PL। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू P इनपुट माइनस PL डिवाइडेड बाई P इनटू परसेंटेज में निकालेंगे तो 100%। यही आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। अंडरस्टैंड, बताइए। टेल मी। Yes, sir. गुड, नाउ हम लोग आते हैं फॉर द जनरेटर। क्लियर, फॉर द जनरेटर टुडे आई विल सेंड यू द नोट्स ऑल्सो। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट। फॉर द generator, in the next class we will solve problem on these two topics. हाँ, for the generator total losses क्या होगा, पहला constant loss excluding field copper loss, दूसरा field copper loss एंड तीसरा आर्मेचर कॉपर लॉस। ठीक है, तो बताइए कांस्टेंट लॉस में क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट लॉस में आपका क्या होगा, एक्सक्लूडिंग फील्ड कॉपर लॉस, ये है आपका। ठीक है, क्या लिखेंगे, PL0, दोनों के लिए तो सेम ही था ना PL0। ठीक है, प्लस फील्ड कॉपर लॉस क्या होगा, यहाँ पे फील्ड कॉपर लॉस देखिए, यहाँ पे करंट आपका IFG है और इस बाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपका V है। सो फील्ड कॉपर लॉस आपका हो जाएगा V इंटू IFG। ठीक, प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस क्या होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस ये आपका करंट और यहाँ पे RA। सो ये आपका हो जाएगा IFG का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज PL, टोटल लॉसेस in case of generator, in case of generator।
नाउ जनरेटर का आउटपुट पावर क्या होगा? पी आउटपुट ऑफ जनरेटर, बिकॉज जनरेटर का आउटपुट कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना बहुत ही आसान, ठीक है। तो जनरेटर का आउटपुट पावर हमको फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करेंगे? जनरेटर कितना करंट सप्लाई कर रहा है, किस वोल्टेज पे सप्लाई कर रहा है उसको। तो वोल्टेज आपका भी है, वोल्टेज आपका भी है, क्योंकि भी पे ही हम इसको क्या किए थे? क्लोज किए थे, है ना। तो यहाँ पर का वोल्टेज आपका क्या है? भी है। और करंट कितना दे रहा है? IAG, ठीक है। तो P आउटपुट ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू, P आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग? IAG V इंटू IAG, ठीक है, V इंटू IAG। अंडरस्टैंड? टेल मी। लेकिन कब? जब मेरा जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड होगा। ठीक है। लेकिन अगर अगर सेपरेटली एक्साइटेड नहीं होकर के संट जनरेटर अगर सपोज होता है, ठीक है ना। सेपरेटली एक्साइटेड करने का मतलब क्या होता है कि हम इस फील्ड को हम सेपरेटली सप्लाई देते हैं, अलग से सप्लाई देते हैं, ठीक है। अगर अगर संट जनरेटर मेरे पास है, संट जनरेटर, ठीक है। तो संट जनरेटर मतलब क्या? कि ये आपका जनरेटर होगा, यहाँ पे जनरेटर होगा आपका, और यहीं पे आपका वाइंडिंग होगा कनेक्टेड, ठीक है। और ये करंट होगा आपका जनरेटर का, मान लेते कि ये करंट आपका IG या IG, ठीक है, IG1 मान लेते हैं, ठीक है। तो IG1 में कुछ करंट तो आपका फील्ड ले लेगा IF, और कुछ करंट आपका इधर जाएगा, मान लेते ये आपका IG, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो पावर आउटपुट को सप्लाई कर रहा है, वो आउटपुट को पावर कितना सप्लाई करेगा? ये वाला पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना है? मान लेते करंट, वोल्टेज आपका भी है, करंट आपका IG है, ठीक है। तो IG को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस IG1 माइनस IF करना पड़ेगा, IG1 माइनस IF करना पड़ेगा। सो अगर हम संट फील्ड जनरेटर अगर लेते हैं, तो उस केस में जो मुझे आउटपुट पावर जनरेटर का मिलेगा, दैट इज इक्वल टू IAG और माइनस IF ले लेते हैं। फील्ड करंट को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आउटपुट पावर ऑफ द जनरेटर। और ये कब हम लोग लेंगे? जब मेरा संट फील्ड जनरेटर होगा तब। अंडरस्टैंड? बताइए। क्लियर? यस या नो बोल तो दीजिए। फिर एक Yes, बार sir. फिर से। अच्छा ठीक है। देखिए ये जो आपका केस था, इसमें हम लोग फील्ड जो लिए हैं, फील्ड को हम एक्सटर्नली हम सप्लाई दे रहे हैं, फील्ड को हम क्या करें? एक्सटर्नली सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो जब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, तो हम लोग आउटपुट पावर में क्या देख रहे हैं कि ये करंट और यहाँ पे का वोल्टेज, ये पूरा का पूरा आउटपुट दे रहा है इसको। तो आउटपुट पावर मेरा क्या होगा? V इंटू IAG, ठीक। लेकिन अगर सपोज ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ना हो करके सेल्फ एक्साइटेड अगर होता, है ना, सेल्फ एक्साइटेड, या हम उसको बोल सकते हैं कि शंट फील्ड जनरेटर अगर होता, तो शंट फील्ड जनरेटर में क्या होगा? मान लेते कि आपका IG1 है सपोज, ठीक है। IG1 यहाँ से करंट पास कर रहा है, IG1 करंट। तो ये IG1 में से कुछ करंट आपका इधर चला जाएगा फील्ड के थ्रू, और कुछ करंट आपका सप्लाई आउटपुट साइड जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मोटर जनरेटर जो है, वो आउटपुट में कितना पावर सप्लाई करेगा? तो आउटपुट का वोल्टेज और यहाँ पर का करंट, आउटपुट का वोल्टेज भी I इंटू करंट IG। मतलब इस IG मतलब क्या? IG1 और माइनस IF। फील्ड करंट को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अगर शंट फील्ड जनरेटर अगर हम लेते हैं, तो ये जो आपका आर्मेचर करंट है, इस आर्मेचर करंट में मुझे क्या करना पड़ेगा? फील्ड करंट को माइनस करना पड़ेगा। तो उस केस में IAG माइनस क्या करेंगे? IFG। क्लियर? और इनटू वोल्टेज भी, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट पावर ऑफ द जनरेटर। क्लियर? अंडरस्टैंड? बताइए। सर नाउ आउटपुट पावर मुझे क्या मिलेगा? सॉरी, इफिशिएंसी अब मुझे क्या मिलेगा?
efficiency is equal to P output by P input। देखिए ऑलरेडी हम लोग आउटपुट को कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, पावर के फॉर्म में, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। सो इट इज वेरी इजी। तो P आउटपुट बाय P इनपुट आपका क्या होगा, P इनपुट, तो आउटपुट प्लस लॉसेस करेंगे, P आउटपुट प्लस टोटल लॉस अगर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इनपुट पावर, है ना। इस जनरेटर में इनपुट में जो हम अप्लाई करेंगे आउटपुट में कुछ मिलेगा, तो इनपुट पावर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट और प्लस लॉसेस, क्योंकि इनपुट से ही ना लॉसेस लेगा, लॉसेस कहां से लेगा, इनपुट से लेगा। सो इनपुट पावर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल लॉस को आउटपुट पावर के साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल लॉस ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, PL। सो दिस इज इक्वल टू P आउटपुट बाई P आउटपुट प्लस PL। ठीक है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में आ जाएगा आपका एफिशिएंसी। ठीक है, सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दिस मोटर एंड जनरेटर। ठीक है, इन द Hopkinson test, in the Hopkinson test। Understand? Any doubt? Tell me। आ समझ में? यस सर, समझ में तो आया। समझ में तो आ गया। बाकी लोग? यस सर, समझ में गया।